सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आपके थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा का यहाँ पर हम पूरा सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं आपके पूरे के पूरे पेपर का। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110 या इनमें से कोई नहीं। जो विशिष्ट बालक होते हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि सामान्य बालकों को छोड़ करके सारे बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहिए था विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, तब 90 से 110 होता। बाकी इस 90 से 110 को छोड़ करके चाहे कोई अल्प बुद्धि का बच्चा हो, चाहे मंद बुद्धि का हो, चाहे शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, चाहे निर्बल बुद्धि का हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे प्रखर बुद्धि का हो, चाहे तीव्र बुद्धि का हो, सारे के सारे बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पूछ लिया विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 भी सही होगा, ऑप्शन 2 भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही सही से नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, तब यहाँ पर होता है 90 से 110। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही होगा, क्योंकि पूछा विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं आपको पता ही है कि यहाँ पर जितने भी बुद्धि लब्धि सारणी के अनुसार बताए गए हैं, जितनी भी यहाँ पर बुद्धि बताई गई है, चाहे प्रतिभाशाली हो, प्रखर बुद्धि के हो, तीव्र बुद्धि के हो, मंद बुद्धि के हो, निर्बल बुद्धि के हो, ये सारे के सारे बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर जो पूछा है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, देखिए इसमें भी वही चीज यहाँ पर गलत की गई है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित हैं, और यहाँ पर पूछना क्या चाहिए था, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है पूछना चाहिए था। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित है पूछ लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में दिव्यांग बालक भी आएंगे, तीव्र बुद्धि लब्धि वाले बालक भी आएंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछता विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो कौन नहीं होते, सामान्य बालक नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन 1 को सही देना था, लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं छूट गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर भी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों ही सही होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं नहीं लगा करके आंसर नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा, अगर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही होंगे। कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बालक दोनों कुछ अलग नहीं है, दोनों का दोनों सेम ही है। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं आपको पता है। ऐसे बालक जो किसी प्रकार से दिव्यांग है, यानी कि अस्थि बाधित बच्चे, मूक बधिर बच्चे, दृष्टि बाधित बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनके हड्डियों में कोई समस्या है, ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, ये सारे बच्चे विशिष्ट बच्चों में आते हैं या विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रेल लिपि का विकास किया, तो लुई ब्रेल। तो ऑप्शन 3 जो है लुईस, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। तो भाषा कौशल क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके विकास के लिए हम कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि टेलीविजन का भी प्रयोग करते हैं, भाषा प्रयोगशाला का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, 1995 में, 1993 में, 1994 में, 1992। दोस्तों, भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 मैंने आप लोगों को बताया था, और ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, फिर पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1992। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में आती है। तो ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते, यानी कि दृष्टि दोष युक्त बालकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, 2%, 4%, 3% या कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है 4%, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी याद रखिएगा, अपने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। दोस्तों, अस्थि बाधितों के लिए जो संस्थान है वह स्थित है कोलकाता में, और यहाँ पर देखिए कानपुर, नागपुर, देहरादून और नई दिल्ली, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 देहरादून को सही लगाएंगे। ठीक है, तो अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। दोस्तों, अस्थि बाधितों के लिए जो संस्थान स्थित है हमारे देश में वो स्थित है कोलकाता में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोलकाता दिया ही नहीं, राष्ट्रीय अर्थोपैडिक विकलांग संस्थान यह है
कोलकाता में, तो कोलकाता नहीं दिया है। फिर देखिए कानपुर, नागपुर, देहरादून और नई दिल्ली दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, दृष्टि विकलांग संस्थान, दृष्टि विकलांग संस्थान का मतलब हुआ कि जिन बच्चों को देखने में समस्या, तो दृष्टि विकलांग वाले बच्चों के लिए सही है देहरादून। तो देहरादून भी नहीं सही होगा क्योंकि ये दृष्टि विकलांग बच्चों के लिए है। यहाँ पर अस्थि बाधितों की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है नई दिल्ली। तो दोस्तों शारीरिक विकलांग संस्थान, तो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत कौन कौन आता है आप लोगों को पता है, मैंने बताया शारीरिक विकलांगता में दृष्टिबाधित बच्चे आएंगे, ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, अस्थि बाधित बच्चे भी आएंगे, ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर बच्चे भी इसके अंतर्गत आएंगे। शारीरिक विकलांगता में कौन कौन से बच्चे आते हैं, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, ये सारे बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं, अस्थि बाधितों के अंतर्गत आते हैं ना। ये सारे बच्चे शारीरिक विकलांग बच्चों के अंतर्गत आते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है नई दिल्ली, ये सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो शारीरिक विकलांग संस्थान यानी कि इस संस्थान में चाहे कोई बच्चा बोल नहीं पाता हो, सुन नहीं पाता हो, उसकी हड्डियों में दिक्कत हो, उसे देखने में दिक्कत हो, तो ये सारी चीजों के लिए संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर से लगाएंगे दोस्तों। देहरादून में केवल राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान है, यानी कि केवल जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। दोस्तों अगर ये आप लोगों को चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, यहाँ पर इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बच्चों के लिए कौन कौन से संस्थान है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है विकलांग शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या विशिष्ट बालक, ऐसे बच्चे जो विकलांग होते हैं, जो किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, जो अक्षम होते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है ये उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में या इलाहाबाद में। तो परामर्श एवं निर्देशन विभाग कहाँ पर है, परामर्श निर्देशन विभाग आपको पता है इलाहाबाद में है परामर्श निर्देशन विभाग, और मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो निर्देशन और परामर्श में यही बताया जाता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य। यहाँ पर देखिए पीएनपी पेपर भी नहीं सही से बना सकती है। आप देखिए कितना मिस्टेक है इस पूरे के पूरे पेपर में, क्या करने योग्य यहाँ पर लिखा, क्या बनने योग्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है 1 और 2 दोनों ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 5/12 या 0.6/18। राइट आंसर है 6/6। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान दिया जाता है, 90%, 50%, 40% या 60%। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है। ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया कि महिलाओं को मैंने देखा कहीं कहीं 75%, जिन एनजीओ में, जिन स्वयंसेवी संस्थाओं में औरतें काम करती हैं वहां पर सरकार ज्यादा अनुदान देती है, या जहां पर किसी समाज के किसी एक विशेष वर्ग के लिए जो बहुत दबा कुचला है उसके लिए काम कर रही संस्थाएं, तो उसके लिए कुछ अलग परसेंटेज है। तो इस तरीके से 75%, कहीं कहीं 50%, कहीं 60% अलग अलग अनुदान देती है सरकार। तो इसलिए किसी एक ऑप्शन को सही बताना भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हुई दोस्तों। तो इसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही आंसर मैं बता दूंगी, आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले, ये सारे बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक ही तो होते हैं। तो ऑप्शन 4 जो उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया। अब अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पर्यवेक्षण क्या, एक प्रकार से निरीक्षण ही होता है जिसमें स्कूल में जाकर के उनकी सुविधा, उनके स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें बच्चों को किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही कि नहीं, यही सारी चीजें हम चेक करते हैं। फिर निदान और उपचार में क्या अंतर है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। निदान और उपचार में क्या अंतर है, तो निदान में क्या होता है, समस्या का पता लगाते हैं, और उपचार में क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पर्यवेक्षण और निरीक्षण में क्या अंतर है। तो दोस्तों पर्यवेक्षण और निरीक्षण में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो पर्यवेक्षण होता है इसमें हम मुख्य रूप से
सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अच्छाइयों की ओर फोकस करते हैं, लेकिन निरीक्षण में हम कमियों को भी दर्शाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहां स्थापित की गई? तो आपको पता है आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1947 में इसकी स्थापना की गई। कहां की गई? इलाहाबाद में। फिर है परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। तो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं में मनोविज्ञान शाला, इसके अलावा डायट, इसके अलावा जिला चिकित्सालय। फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम परामर्श के उद्देश्य क्या होते हैं। समस्याओं का, अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है हमें और हमारा पथ प्रदर्शन होता है। शिक्षण एवं निर्देशन में क्या अंतर होता है दोस्तों? शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना और निर्देशन में हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? निर्देशन में हम केवल समस्या का हल बताते हैं और जिसको हम बताते हैं उसको समस्या उस रास्ते पर खुद चलना पड़ता है। हम सिर्फ उस व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं। निर्देशन में चलना उस व्यक्ति को खुद होता है उस रास्ते पर। फिर विशिष्ट बालक किन्हें कहते हैं? ऐसे बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या दिव्यांग बालक है जिन्हें हम विकलांग बालक कहते हैं, या शारीरिक रूप से मंद बुद्धि के होते हैं, या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये सारे के सारे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित होते हैं, जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो श्रवण बाधित होते हैं, जो मुख बधिर होते हैं, ये सारे बच्चे क्या होते हैं? शारीरिक विकलांग बच्चे होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो आपको पता ही है कि हम बुद्धि लब्धि के माध्यम से बच्चों का कौन से बच्चे पिछड़े हैं, कौन से मंद बुद्धि के हैं, कौन प्रतिभाशाली, कौन सामान्य, इसी के द्वारा हम मापते हैं, आईक्यू के द्वारा। क्वेश्चन 26, अपंगता के कोई 2 कारण बताइए। तो जन्मजात भी हो सकता है और दुर्घटनावश भी हो सकता है। फिर है समावेशी शिक्षा की सूक्ष्म आशय बताइए। तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देने की बात करती है। वह बच्चा किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समूह से आता हो, सारे बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि शिक्षा की सार्वभौमिकता से आशय है। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक लब्धि का सूत्र लिखिए। तो शैक्षिक लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि यहाँ पर पूछा है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। तो दोस्तों इस तरीके से शैक्षिक लब्धि, बस जहां पर बुद्धि लब्धि है वहां पर बुद्धि की जगह हम शैक्षिक कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन 29 है, श्रवण विकृति क्या है? जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद देखिए आगे आवाज की समस्या दोष क्या है? आवाज की समस्या दोष यानी कि हिचकिचाना बोलते समय, या तुतलाना, या फिर सही से वाक्यों का उच्चारण ना कर पाना, ये सब क्या आवाज की समस्या के तो दोष है। या बच्चा बहुत तेज बोलता है, ये सारी चीजें भी आती हैं। अब देखिए इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। अधिगम बाधित बच्चों हेतु शिक्षण सिद्धांत बताइए। तो ऐसे बच्चे जिन्हें सीखने में समस्या है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, अपंग बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत ही डिटेल में। श्रवण बाधित बालकों को की शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी, तो सारे बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी ये सब मैंने आपको बताया, चाहे वो श्रवण बाधित हो, चाहे अस्थि बाधित हो, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, कैसे इनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। हकलाने की समस्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 35 है अधिनाम अधिगम असमर्थी। आप देख सकते हो कितना प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीएनपी किस तरीके से पेपर बनाती है, कौन छापता है, आप देख सकते हो। ये लोग एक पेपर साल भर में 1 या 2 बार पेपर होता है, वो भी ढंग से नहीं करा पाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा, अधिगम असमर्थी बालक कौन होते हैं? जो सीख नहीं पाते हैं, सीखने में असमर्थ होते हैं, उन बच्चों के विषय में यहाँ पर पूछा है। फिर मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, आपको पता है सामान्य बच्चों से। फिर शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोर बालकों से आप क्या समझते हैं? इसके बाद समावेशी शिक्षा की प्रकृति बताइए। तो समावेशी शिक्षा आपको पता है, ये सारे बच्चों को समान रूप से शिक्षा देने की बात करता है। प्रतिभाशाली बालकों को हम कैसे शिक्षा देंगे? तो आपको पता ही, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार से उनको हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उनको हम पढ़ाएंगे, गतिवर्धन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाएंगे, व्यक्तिगत रूप से भी उन पर ध्यान देंगे। इसके बाद शैक्षिक पर्यवेक्षण की क्या विशेषता? इससे जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह अच्छी होती है, और पर्यवेक्षण जब हमेशा होता रहता है तो इससे जो स्कूल है उसका वातावरण भी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग उसको शेयर करेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन भी मैंने करा दिया, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों चैनल से बने रहिए, आपके सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए और लगातार आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आएंगे और सारे के सारे विषयों का सलूशन हम आपको देंगे। बने रहिए दोस्तों। जय